अनिकेत और उसकी पत्नी प्रीति एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब उनके 2 बच्चे हो गए तो घर के खर्चे भी बढ़ गए और उन दोनों की मोहब्बत कब एक नोक-झोंक में बदल गई पता ही नहीं चला था। और नोक-झोंक ने कब बड़े झगड़ों का रूप ले लिया, किस बात का, दोनों को ही एहसास नहीं हुआ। प्रीति हर छोटी-छोटी बात पर अपने पति से लड़ती रहती थी। फिर उनका रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि बात तलाक तक आ गई। तलाक की सारी शर्तें पूरी हो चुकी थी। अनिकेत ने कहा, मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हो, जाते जाते मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। प्रीति ने भी हाँ कर दी। जब पति ने आखिरी इच्छा बताई तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि प्रीति और अनिकेत की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। दोनों ही तरफ के लोगों ने खुशियां मनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रीति को अपनी किस्मत पर नाज होने लगा था, क्योंकि अनिकेत के अंदर वह सभी खूबियां थीं जो उसे अपने पति के अंदर चाहिए थी। शादी के बाद गुजरे 2-3 दिनों में ही अनिकेत के बर्ताव ने प्रीति के सारे डर गलत साबित कर दिए और उसको ये बता दिया कि बड़ों का किया गया फैसला बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज से ज़्यादा अच्छी हो। बड़ों के किए गए फैसले बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अनिकेत प्रीति की माँ की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। अनिकेत की देखा देखी प्रीति भी अनिकेत की माँ को मम्मी कहकर बुलाने लगी। अनिकेत ने प्रीति के सारे रिश्तों को अपनाया था, तो वह कैसे उसके रिश्तों को ना अपनाती। उनकी एक छोटी सी फैमिली थी। अनिकेत सुबह काम पर जाता और दोपहर का खाना खाने आता और फिर शाम को वापस आता। घर के कुछ काम निपटाकर प्रीति पूरा दिन फ्री रहती और ख़ुद पर ध्यान देती रहती, सजती संवरती रहती। उसे अपने पति के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता था और वह भी प्रीति को सजा संवरा देखकर बहुत खुश होता था। समय गुजरा, प्रीति का रंग रूप वैसे ही निखरता जा रहा था। वह अपने मायके भी जाती तो जल्दी ही वापस लौट आती, क्योंकि उसे अनिकेत और अपनी सास की फिक्र सताती रहती थी। क्योंकि उसकी सास बीमार रहने लगी थी, इसीलिए प्रीति उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। समय गुजरा और शादी को 7 महीने गुजर गए। तभी उन्हें एक खुशखबरी मिली कि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अनिकेत और उसकी माँ बहुत खुश थे। अनिकेत प्रीति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। अब उसने प्रीति के लिए एक नौकरानी भी रख दी थी और फिर उनके घर में एक चांद सा बेटे की पैदाइश हुई। इस समय वह पूरा घर बहुत ही खुश था। लेकिन बेटे के पैदा होने के 2 महीने बाद उन्हें एक झटका तब लगा जब अनिकेत का कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और उनके माली हालात ख़राब होने लगे। लेकिन प्रीति की वो बचत करने की शुरू से ही आदत थी। उसने अच्छी खासी रकम जमा कर रखी थी जो अब उनके काम आने लगी। इस तरह उनका गुजर बसर होने लगा। आमदनी पहले जितनी नहीं रही थी, लेकिन गुजर अच्छे से होने लगा था। फिर बड़े बेटे के ठीक 1 साल बाद अनिकेत का छोटा बेटा पैदा हुआ। इस बार भी अनिकेत बहुत खुश था, लेकिन प्रीति ने खुद को बच्चों के पालने में बिजी कर लिया था और फिर वह दोनों के बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन दोनों के बीच हर समय लड़ाई झगड़े होने लगे। प्रीति की सास उन्हें देखकर परेशान होती थी, क्योंकि उसकी और अनिकेत की लड़ाई हर रोज़ बढ़ती ही जा रही थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि वह दोनों अच्छे मूड में होते। उनके किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता था, जिसकी वजह से उनके बच्चे सहम जाते थे और बड़ा बेटा तो दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब था। और फिर एक दिन उन दोनों ने तय किया कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, इसी में दोनों की भलाई है। बच्चे हमें लड़ते देखकर परेशान होते हैं। घर का माहौल हर समय ख़राब रहता था। उन दोनों की अपनी दिमागी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। इतनी हाई ब्लड प्रेशर की रोगी हो गई थी, जबकि अनिकेत का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। प्रीति अनिकेत की इच्छाएं सुनकर गुस्सा होती थी। वह कभी प्रीति को कुछ कहता और कभी कुछ। प्रीति किसी हाल उसकी बात नहीं मान सकती थी। इसमें उन दोनों का ही नुकसान था और यही चीज़ लड़ाई की शुरुआत की वजह बनी थी। ऐसा नहीं था कि वह उसकी इच्छा पूरी नहीं करती थी। बात यह थी कि अब पहले की तरह प्रीति अनिकेत की हर बात नहीं मान सकती थी। बच्चे बड़े होते जा रहे थे और वह माँ बाप के बीच आई कड़वाहट को समझने लगे थे। तलाक के पेपर्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी। प्रीति और अनिकेत के कमरे अलग हो चुके थे। 3 दिन के बाद अदालत में पेशी थी और इसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाने थे। जब एक दिन प्रीति अपने कमरे में बैठी हुई थी और अनिकेत उसके कमरे में आया, उसकी बिखरी हालत देखकर प्रीति को उस पर बहुत तरस आया। अपनी लड़ाई में उसने उसकी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पाई। वह अनिकेत की सेहत हर रोज़ गिरती जा रही थी और वह बहुत कमज़ोर हो गया था। अपनी उम्र से कई गुना बड़ा दिखने लगा था।
एक पल के लिए प्रीति का दिल किया कि भागकर अनिकेत का हाथ पकड़े और उसे बिठाकर उसकी हालत को संवारे, उसके सिर में तेल लगाए। अनिकेत वह इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 6 साल प्रीति को दिए थे। शादी के शुरू के दिनों में उसकी दी गई मोहब्बतों की वह कर्जदार थी। प्रीति के दिल में यही जंग छिड़ी हुई थी कि वह सभी लड़ाई झगड़ों को भूल जाए, मगर उसकी उल्टी सीधी इच्छाएं याद आने पर उसका दिल एक बार फिर से बुरा हो गया और प्रीति ने उससे पूछा, क्या बात है, आप मेरे कमरे में इस समय क्यों आए हैं? अलग अलग कमरों में रहने के बाद शायद उनके दिल भी अलग हो चुके थे। सच कहते हैं, पति और पत्नी में नज़दीकियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना उनके रिश्तों में मिठास नहीं रह पाती। ये वही अनिकेत था जिसको ज़रा सी चोट लगती थी और प्रीति की जान पर बनती थी। पूरी पूरी रात वह उसके सिरहाने बैठकर गुजार दिया करती थी और आज उसकी ऐसी बिखरी हुई हालत देखकर भी वह उसके लिए उठी नहीं थी। अनिकेत उसके सामने आकर उसके करीब होकर बैठ गया। प्रीति उसकी तरफ देखने लगी। जब अनिकेत ने बोलना शुरू किया कि उसकी बात सुनकर प्रीति को हैरानी का एक झटका लगा। अनिकेत की बेतुकी बातें सुनकर वह लगातार उसकी तरफ देख रही थी। अब जब वह दोनों तलाक का फैसला ले चुके थे तो उसकी ऐसी उल्टी सीधी इच्छाओं का क्या मतलब था? प्रीति समझने की कोशिश कर रही थी। अनिकेत मुस्कुराया और बोलने लगा, मैंने इतनी मुश्किल इच्छा तो नहीं कर दी है कि तुम इसे मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरा नहीं कर सकती। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए वह उठकर जाने लगा, जब एकदम से प्रीति ने कहा कि जाने से पहले मैं आपकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, तो इसका अंजाम भी अच्छा ही होना चाहिए, प्रीति ने तंज करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनिकेत के होठों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट आई थी। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और प्रीति की नज़रों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक उसने जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर लिया। प्रीति भी वापस पलट आई और अपने दोनों बच्चों के करीब बैठ गई। वह दोनों मीठी नींद सो रहे थे। अनिकेत और प्रीति दोनों की तलाक उनके लिए न जाने कौन कौन सी परेशानियां लेकर आने वाली थी। पता नहीं उनके मासूम दिल यह सदमा झेल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन घर में हर समय लड़ाई झगड़े के माहौल से यही अच्छा था कि अब अनिकेत और प्रीति अलग हो जाए। प्रीति का दिमाग अचानक अनिकेत की आखिरी इच्छा की तरफ चला गया और उसकी रूह कांप रही थी। प्रीति ने उसकी बात पूरी करने की हाँ तो कर ली थी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनिकेत ने उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया हो, और सच में अनिकेत की इच्छा उसके लिए फंदा ही साबित हुई थी, एक ऐसा फंदा जिससे वह बाहर ना निकल सकी। रात को अनिकेत आया और उसने प्रीति को एक शॉपर दिया। प्रीति ने आज बच्चों को उसकी नानी के घर भेज दिया था, क्योंकि हो सकता था कि आज फिर प्रीति की अनिकेत से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसीलिए उसने बच्चों को नानी के घर भेज दिया था और अपनी सास को भी नींद की दवा देकर सुला दिया था। यह घर प्रीति को बहुत प्यारा था। उसने इसे हमेशा हर चीज़ से ज़्यादा ऊपर रखा था। बहुत प्यार से इसकी हर एक चीज़ को सजाया था। बहुत सारे खूबसूरत पल इस घर में गुजारे थे। न जाने कि उसकी आंखों में पानी आ रहा था। 3 दिन बाद वह हमेशा के लिए इस घर से चली जाने वाली थी, न जाने क्यों, लेकिन प्रीति का दिमाग अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था। वह जितना खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही टूट कर रह जाती थी। उसे अपनी और अनिकेत की लड़ाइयाँ याद आ रही थी। उसे आज भी याद था जब अनिकेत पहली बार उस पर गुस्सा हुआ था। उस दिन उन दोनों की एनिवर्सरी थी, लेकिन उस दिन प्रीति की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको देखने के लिए आने वाले लोगों का घर में सारा दिन रश लगा रहता था। प्रीति को शाम के समय ही फुर्सत मिली, तब वह आराम करने के लिए ज़रा सी देर के लिए लेट गई थी। जब अनिकेत ने उस दिन उसे अपने लिए अच्छा सा तैयार होने को कहा था, प्रीति कुछ देर आराम करने के बाद तैयार होने के लिए उठी तो उसके बड़े बेटे ने रोना शुरू कर दिया। वैसे ही सारा दिन थकावट में गुजरी थी। वह अपने बेटे को चुप करने के लिए लेकर बैठी तो एक बार फिर से उसे नींद आने लगी और हर बात उसके दिमाग से निकलती चली गई। खाना प्रीति ने दोपहर में ही तैयार कर लिया था और किचन में रख दिया था। उसकी सास को देखकर आई तो वह अभी सो रही थी। बच्चों को सुलाते सुलाते कब वह खुद नींद की वादियों में खो गई, उसे खुद भी इस बात का पता नहीं हुआ था। और जब वह जागी तो लगभग रात के 2 बज चुके थे और अनिकेत उसकी बराबर में सो रहे थे। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। अनिकेत ने उसे इतने प्यार से अपने लिए तैयार होने को कहा था। वह जल्दी से उठी और अनिकेत को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में प्रीति का हाथ झटककर करवट पर पलट कर लेट गया। प्रीति ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्सा करते हुए सो गया
और सुबह 8 बजे उठकर उसने प्रीति के साथ खूब झगड़ा किया। उसका कहना था कि सारी दुनिया की औरतें घर और बच्चे संभालती हैं, फिर तुमसे क्यों नहीं संभाले जा रहे? वह भी तो औरतें हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, सारा दिन गधे घोड़ों की तरह काम करती हैं, उसके बाद भी रात को अपने पतियों के लिए सज धज कर बैठ जाती हैं, और एक तुम हो। अनिकेत की इन्हीं बातों ने प्रीति का बहुत दिल दुखाया था। उसे अनिकेत की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था। प्रीति ने उससे कहा कि सारा दिन मम्मी का भी ख्याल रखना होता है, उनको देखने के लिए आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती है, मैं कब खुद पर ध्यान दूँ? प्रीति की इस बात पर अनिकेत बिगड़ गया और उसने कहा कि अब तुम्हें मेरी माँ से भी परेशानी होने लगी है। हालांकि प्रीति ने एक छोटी सी बात ही तो कही थी। फिर यहीं से उनके झगड़े की शुरुआत हुई। उस दिन प्रीति ज़्यादातर सुनती ही रही थी और अनिकेत उस पर चीखता चिल्लाता रहा था। लेकिन फिर यह एक दिन का काम नहीं रहा था, अक्सर यही कुछ होने लगा था। एक तो उसकी सास भी बीमार थी, उनका ख्याल रखना और उनको देखने आने वालों का जो हुजूम लगा रहता था, उनका चाय नाश्ता अलग, और उसका बेटा भी अभी छोटा था, बच्चे के 10 काम अलग। प्रीति सारा दिन बिजी रहती और शाम को जब अनिकेत जाकर उसको ऐसी हालत में देखता तो उसका मूड ख़राब हो जाता। कभी कभी प्रीति को समय मिल जाता तो वह शाम को तैयार हो जाती, लेकिन तब उसे प्रीति के कपड़ों से परेशानी होती कि तुमने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वह चाहता था कि शादी के शुरू के दिनों में जैसे वह नए नए कपड़े पहनती थी उसी तरह से पहनकर उसके लिए तैयार हुआ करे, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा था। एक तो अनिकेत की आमदनी कुछ कम हो चुकी थी, इसीलिए प्रीति बचत से काम ले रही थी। मम्मी की दवाओं का खर्च अलग से था, लेकिन अनिकेत को सब कुछ पहले की तरह चाहिए था। वह चाहता था कि प्रीति सब कुछ पहले की तरह मैनेज करे, जो कि प्रीति के बस में नहीं रहा था। वह घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी, लेकिन अब अपने लिए ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकती थी। यही बात अनिकेत को गुस्सा दिलाती थी। प्रीति उसे समझा समझा कर थक चुकी थी और इसी तरह उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। अनिकेत को प्रीति की कदर ही नहीं रही थी। हालांकि कोई और होता तो वह तो खुश होता कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी बचत करने वाली है, जो नई नई इच्छाएं करने के बजाय, नए जूते और कपड़ों की डिमांड के बजाय पुराने में ही गुजारा कर रही है। अनिकेत का कहना था कि तुम नाशुक्री औरत हो और मुझे इस बात का एहसास दिलाती हो कि अब मैं पहले की तरह नहीं कमाता। उन दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की थी, ना ही एक दूसरे के सामने अपने अपने विचार रखे थे। अगर वह दोनों इस बात को समझ लेते कि दोनों एक दूसरे के साथ इतनी लड़ाई में क्यों लगे रहते हैं, तो शायद वह दोनों के बीच तलाक की नौबत ना आई होती। लेकिन अब इन सारी बातों का समय गुजर चुका था। प्रीति ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और जब शॉपर को खोला तो उसमें रेड कलर की साड़ी थी, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अनिकेत का प्रीति को यह साड़ी देने का मतलब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन प्रीति सोच रही थी कि वह अब मुझे साड़ी क्यों दे रहा है। वजह प्रीति की समझ में नहीं आई थी। अब जब उनकी तलाक होने वाली थी तो इस सब का क्या मतलब था। प्रीति ने जब आखिरी बार उसकी बात मानने का इरादा कर ही लिया था तो अब पीछे नहीं हट सकती थी, इसीलिए चुपचाप साड़ी उठाकर तैयार होने चली गई। उसकी स्किन बहुत ख़राब हो रही थी। आज एक लंबे समय के बाद ऐसा हुआ था कि आज प्रीति खुद को ध्यान से आईने में देख रही थी। अनिकेत का मकसद भी उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। प्रीति साड़ी पहनकर खुद को आईने में देख रही थी। हालांकि प्रीति आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के शुरू के दिनों की तरह तो नहीं, लेकिन अभी वह खूबसूरत थी और ख़ुद पर ध्यान देती तो पहले की तरह निखर जा सकती थी। बचत करने के चक्कर में उसने खुद को जैसे ग्रहण लगा दिया था। अपने दिमाग से इन बातों को झटकते हुए उसने अपने बालों को खुला छोड़ा और अपने जूते पहनते हुए अनिकेत के कमरे की तरफ बढ़ चली। और जैसे ही उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो आगे का नज़ारा उसे पत्थर बना गया था। हर तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। सब कुछ पहले की तरह से लग रहा था। उन दोनों की वह मोहब्बत जो नफ़रत और लड़ाई झगड़े में बदल गई थी, अब फिर से दिलों में खिलने लगी थी। और यह सब अनिकेत की वजह से हुआ था। अगले दिन दोनों की एनिवर्सरी भी थी और अनिकेत ने उसे यही इच्छा बताई थी कि उसके जाने से पहले वह एनिवर्सरी मनाना चाहता है। उसकी इस इच्छा पर वह बड़ी हैरान हुई थी, लेकिन न जाने क्यों वह भी उसे पूरा करने के लिए तैयार हो गई। शायद वह भी सुलह की तरफ कदम बढ़ाना चाहती थी और अब बिना कुछ कहे सुने वह एक दूसरे की सारी बातें समझ रहे थे। अनिकेत
उसको टेबल के पास ले गया जहाँ पर एक छोटा सा केक रखा था और फिर कैंडल जलाई। फिर दोनों ने केक कट किया। उन दोनों की दूरियां एक बार फिर से पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। अनिकेत ने तलाक को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाया था और उसके साथ आखिरी बार एनिवर्सरी मनाने का बहाना किया था। कुछ प्रीति भी यही चाहती थी कि उनकी तलाक ना हो। वह दोनों की लड़ाई झगड़ों ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत बता दी थी और तलाक के फैसले ने उन दोनों पर यह बात जता दी थी कि वह दोनों एक दूसरे के बिना ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। अब अनिकेत ने वादा किया कि बिना वजह मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा और हर हाल में तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा, जबकि प्रीति ने भी उससे वादा किया कि वह दोबारा कोशिश करेगी कि अनिकेत की आदत के हिसाब से खुद को ढाल सके। अब वह दोनों बच्चों के सुहाने फ्यूचर के सपने देख रहे थे और उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे। बेशक रिश्तों की डोर इतनी कच्ची नहीं होती कि ज़रा किसी बदगुमानी की वजह से टूट जाए। हाँ, रिश्तों को बदगुमानी यानी दिलों में गलत फहमियों से निकालने के लिए इंसान को कोशिश तो करनी पड़ती है और फिर रिश्तों में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि रिश्ते वही होते हैं जहाँ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आपका हम सफ़र बिना कहे आपकी बात समझ ले और आप अपने हम सफ़र की बात भी बिना कहे समझ लें। यही इस ज़िंदगी की सच्चाई है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक